नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा अकाउंटिंग एंड सर्विस सेक्टर विषय अंतर्गत अपनी छठी प्रस्तुति में आपका स्वागत करता हूं। इसके पूर्व की प्रस्तुति अर्थात प्रस्तुति क्रमांक 5 में हमने परिवहन के माध्यमों जिसके अंतर्गत रेलवे, ट्राम, बस, रोडवेज तथा शिपिंग पर अपना अध्ययन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। वाणिज्य विषय के अध्येता होने के कारण आपको यह जानना आवश्यक है कि परिवहन के इन माध्यमों के अतिरिक्त त्वरित परिवहन का एक अन्य माध्यम एयरवेज भी होता है। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान अल्प समय में अपनी यात्रा पूर्ण करनी हो या किसी वस्तु का परिवहन द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान करना हो तो अन्य विकल्पों की तुलना में एयरवेज का चयन उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। यह परिवहन का अन्य माध्यमों की भांति ही लोकप्रिय तथा उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला माध्यम है। आइए हम अपनी इस प्रस्तुति को अपने वर्तमान अध्ययन रोडवेज की ओर लेकर आगे चलते हैं। देखिए, हमने आपकी स्क्रीन पर एरिया ऑफ स्टडी रोडवेज का एक फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया है। सड़क परिवहन के लिए जो सुविधाएं प्रदान करने वाली व्यावसायिक संस्थाएं हैं वे दो प्रकार से अपनी सुविधाएं यात्रियों को प्रदान करती हैं। एक तो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की सुविधा और दूसरी वस्तुगत परिवहन अर्थात माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की सुविधा। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की सुविधाओं में जो सेवा प्रदान करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वे दो स्तर पर कार्य करते हैं। एक तो रेंट अ कैब सर्विस के माध्यम से और दूसरा बस के माध्यम से। और माल का परिवहन करने वाली जो रोडवेज होती हैं वे वस्तुगत परिवहन के व्यवसाय से संबद्ध होती हैं। आइए सड़क परिवहन पर हम अपने अध्ययन को आगे ले जाने के पूर्व पहले परिवहन सेवा की परिचालन लागत पर कुछ प्रारंभिक चर्चा करें। जो परिवहन व्यवसाय से संलग्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उन्हें जो अपने व्यवसाय के संचालन में लागतों का सामना करना होता है उन्हें हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटकर उनका अध्ययन करते हैं। 3 भागों में जो हमने इनका विभाजन किया है उसे आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है, आप उसे ध्यान दें। इसमें पहला हिस्सा होता है स्थिर लागत। स्थिर लागत जिसे हम वाणिज्य विषय के अध्येता होने के कारण जानते हैं, इन लागतों का परिचालन से प्रत्यक्षतः कोई संबंध नहीं होता। अर्थात यदि वाहन का परिचालन हो या न हो, दोनों ही स्थिति में इन लागतों को व्यवसायी को वहन करना ही होता है। इसके अंतर्गत बीमा प्रीमियम, सड़क कर, लाइसेंस फीस, गैरेज का किराया, पूंजी पर ब्याज, सैलरीज, जो भी सैलरी है जो मंथली बेसिस पर है वे फिक्स कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। डेप्रिसिएशन भी जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंतर्गत चार्ज किया जाता है वो स्थिर लागत के अंतर्गत आता है। ये लागतें परिचालन से असंबद्ध होती हैं, यानी इन्हें हर स्थिति पे व्यवसायी को वहन करना होता है। दूसरे क्रम पर अर्ध परिवर्तनशील लागतें होती हैं। ये वे लागतें होती हैं जिनका एक हिस्सा स्थिर प्रकार का होता है और दूसरा हिस्सा परिवर्तनशील प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से परिवहन व्यवसाय से संलग्न वाहनों के टायर ट्यूब की लागत, उनकी मरम्मत, उनकी सुधार की लागत, गाड़ियों का जीर्णोद्धार, उनकी रंगाई, डेंटिंग, पेंटिंग इत्यादि पर जो लागतें आती हैं उन्हें हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट या अर्ध परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत शामिल करते हैं। तीसरे क्रम पर परिचालन लागत वे लागतें होती हैं जिनका संबंध सीधे वाहन के परिचालन से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी अगर वाहन चलती है तो ये लागतें वहन करनी होती हैं। अगर वाहन नहीं चलता है तो ऐसी स्थिति में इन लागतों को व्यवसायी को वहन नहीं करना होता है। इसके अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, तेल, ग्रीस, चालक एवं कंडक्टर इत्यादि की मजदूरी यदि डेली वेजेस पर है तो वे यहाँ आती हैं। अगर डेप्रिसिएशन माइलेज बेसिस पर है, डेप्रिसिएशन के संबंध में जैसे बताया गया आपको कि यदि वह फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंतर्गत है या स्थिर किस्त पद्धति के आधार से उसकी गणना की गई है तो वो स्थिर लागत में शामिल होती है। लेकिन अगर वाहन का परिवहन उनकी टोटल जो परिचालन की दूरी की जो उनकी आयु होती है के आधार पर गणना की जाती है तो उसे हम परिवर्तनशील लागत में शामिल करते हैं।
उसी प्रकार सैलरीज होती हैं, अगर ड्राइवर की सैलरी है मंथली बेसिस पर रखा गया है, कंडक्टर को मंथली बेसिस पर रखा गया है तो फिक्स कॉस्ट होती है। लेकिन अगर उन्हें डेली बेसिस के बेसिस पर रखा गया है तो उन्हें हम परिवर्तनशील लागत में शामिल करते हैं। तो एक परिवहन व्यवसाय से संलग्न व्यवसायी के लिए अपनी परिचालन लागतों के संबंध में उसे जानकारी तथा उसका क्लासिफिकेशन उसे करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन्हीं क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत उसे नियंत्रण के विभिन्न नियमों तथा सिद्धांतों का परिपालन करना होता है। आइए अब हम यात्री परिवहन के पहले प्रकार रेंट कैब सर्विस पर अपना अध्ययन आगे लेकर चलते हैं। जो रेंट कैब सर्विस प्रदान करने वाले व्यावसायिक संस्थान हैं वे किराए पर वाहन उपलब्ध कराते हैं। जो किराए पर वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं तो उनके द्वारा अपनी जो किराए पर वाहन उपलब्ध कराई जाती है उसके साथ एक ट्रिप स्लिप दी जाती है, जिसे हमने आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है। इस ट्रिप स्लिप पर जिसने वाहन या जिसको वाहन दी गई है उस पार्टी का नाम यहाँ पर सबसे पहले उल्लेख होता है। अगर पार्टी ने इसे स्वयं बुक किया है तो अगले क्रम पर बुक्ड बाय में यहाँ सेल्फ आ जाएगा, और अगर उसने किसी अन्य माध्यम से बुक किया है तो जिस एजेंसी के माध्यम से उसे हायर में लिया गया है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर, जो भी बुकिंग करने वाला है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज हो जाता है, साथ ही उसका एड्रेस। यहाँ अगले क्रम पर व्हीकल नंबर और व्हीकल टाइप, अगर कौन से प्रकार की कार दी जा रही है उसका यहाँ पर उल्लेख होता है, उसका नंबर यहाँ पर उल्लेख होगा, और स्टिकर नंबर अगर यदि किसी प्रकार का वाहन के साथ में संलग्न है तो स्टिकर नंबर का भी उल्लेख, यदि बड़ा परिवहन का कार्य करने वाली व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो वो स्टिकर नंबर इत्यादि देते हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर होता है। इसके बाद आगे क्रम पर देखिए, तारीख वह तारीख जिस पर यह सेवा प्रदान की गई। ओपनिंग किलोमीटर अर्थात वह माइलोमीटर की रीडिंग जो कि किराए पर आरंभ किए जाते समय जो उसकी माइलोमीटर की ओपनिंग रीडिंग थी। ओपनिंग टाइम, किराए पर जिस समय वाहन उपलब्ध कराई गई उस समय किस समय उपलब्ध कराई गई। उसके बाद क्लोजिंग किलोमीटर अर्थात जब यात्रा पूर्ण होने पर उसकी रीडिंग क्या थी, माइलोमीटर रीडिंग। क्लोजिंग टाइम, यात्रा पूर्ण होने के समय क्या था। और इस तरीके से इस ओपनिंग किलोमीटर, क्लोजिंग किलोमीटर माइनस ओपनिंग किलोमीटर करके टोटल किलोमीटर की गणना हो जाती है, और क्लोजिंग टाइम माइनस ओपनिंग टाइम कर टोटल टाइम की गणना यहाँ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर प्लेसेस जहाँ जहाँ यात्रा की गई उसका उल्लेख होता है, और जो गेस्ट यात्रा करता है यात्री उसका दस्तखत यहाँ ले लिया जाता है। इसके अलावा इसमें अगर यात्री से कोई एडवांस कैश मिला हो तो उसका भी उल्लेख होता है, ड्राइवर का नाम, गेस्ट का नाम, और अगर गेस्ट ने कोई विशेष बात महत्वपूर्ण सेवा के संबंध में कहनी है तो उसके कमेंट लिखने का भी एक स्थान यहाँ पर होता है। इसके अलावा इसमें ड्राइवर का सिग्नेचर, उसका मोबाइल नंबर तथा गेस्ट का सिग्नेचर और उसके मोबाइल नंबर को भी इसमें दर्ज किया जाता है। यह प्रोफार्मा ट्रिप स्लिप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेंट कैब सर्विस में इस स्लिप के माध्यम से ही उसके यानी जो ग्राहक को किराए पर कार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है उससे कितनी राशि वसूल की जानी है वो इस ट्रिप स्लिप के आधार पर ही उसकी गणना होती है। आइए हम इसे एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष इसकी गणना प्रस्तुत करते हैं। देखिए, मैंने एक व्यवहारिक उदाहरण आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है जिसका मैं पठन कर रहा हूं, आप मेरे साथ चलें। कांकेर ट्रेवल्स के द्वारा इनोवा कार निम्न दर पर किराए पे दी जाती है। कांकेर ट्रेवल्स के द्वारा जो कार प्रदान की जा रही है उसकी दर यह है, न्यूनतम किराया 2000 रुपये। इसके अंतर्गत वे 8 घंटे परिचालन और 80 किलोमीटर दूरी का परिचालन करते हैं, यानी एक दिन का मिनिमम रेंट 2000 रुपये लगेगा और 2000 रुपये में 8 घंटे तक वो कार यूज़ कर सकता है और 80 किलोमीटर तक की दूरी पर यह कार की सेवा प्राप्त की जा सकती है। अतिरिक्त समय अर्थात 8 घंटे से अधिक समय लगने की स्थिति पर दर होगी 100 रुपये प्रति घंटा लगेगा, तथा अतिरिक्त दूरी यानी 80 किलोमीटर जो मिनिमम रेंट के अंतर्गत इंक्लूडेड है उससे ज़्यादा अगर यदि गाड़ी का परिचालन होता है तो वह 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त दूरी का पैसा चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा GST 5% कांकेर ट्रेवल्स के द्वारा गवर्नमेंट अकाउंट में रिकवर की जाती है। नीचे देखिए, 15 मई को श्री सुरेश ने प्रातः 8 बजे से सायंकाल 8 बजे तक कार का किराए पर प्रयोग किया, यानी 8 बजे से 8 बजे तक मतलब कुल कितना हो गया, ये 12 घंटे की अवधि हो गई।
उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन के किराए की गणना कीजिए यदि उन्होंने वाहन का प्रयोग पहली स्थिति में 70 किलोमीटर किया हो और दूसरी स्थिति में 120 किलोमीटर किया हो। तो आइए देखें इन्हें कितना किराया चुकाना होगा। ऑप्शन ए, मिनिमम रेंट है 2000 रुपये, जो कि हर स्थिति पर ग्राहक को इसका भुगतान करना ही है। पहली स्थिति में जबकि वाहन का प्रयोग 8 बजे से 8 बजे तक किया गया, मतलब 12 घंटे किया, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 4 घंटे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम का 100 रुपीज़ का रेट है, यहाँ एक अतिरिक्त घंटे का 100 रुपये लगता है, तो 4 घंटे के आधार पर यहाँ 400 रुपये और इसे देना होगा। चूँकि जो मिनिमम रेंट है इसमें जो किलोमीटर कवरेज का जो लिमिट है वो है 80 किलोमीटर का, और इन्होंने गाड़ी 70 किलोमीटर ही प्रयोग की है, तो एडिशनल किलोमीटर चार्ज इन्हें नहीं देना होगा। टोटल होगा 2000 रुपये जो मिनिमम रेंट प्लस 400 रुपये ओवर टाइम चार्ज, 2400 रुपये का इनका बिल होगा। इस पर 5% जिसमें 2% CGST 2.5% CGST, इसका 60 रुपये, और SGST का 2.5% 60 रुपये मिलाकर 2520 रुपये की राशि का भुगतान श्री सुरेश को प्रथम विकल्प की स्थिति में करना होगा। दूसरी स्थिति पर देखें, जबकि वो 120 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मिनिमम रेंट 2000 रुपये लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम 400 लगेगा, किंतु एक्स्ट्रा किलोमीटर भी यहाँ चल रही हैं। उसे एक दिन में मैक्सिमम 80 किलोमीटर्स तक का अलाउड है। उन्होंने 120 किलोमीटर यात्रा की, मतलब 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा यात्रा की, तो 40 किलोमीटर्स का 12 रुपये की दर पर 480 रुपये उन्हें एडिशनल चार्ज होगा। टोटल बिल अमाउंट हो गया 2000 रुपये प्लस 400 प्लस 480 2880 रुपये। इस पर 2.5% CGST 72 और 2.5% SGST 72, इस तरीके से 3024 रुपये का भुगतान इन्हें करना होगा। तो रेंट कैब सर्विस के माध्यम से भी यात्री परिवहन की बड़ी सुविधा उपभोक्ताओं के द्वारा ली जाती है, और यह परिवहन के क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र है, लेकिन यह भी बड़े पैमाने पर एक लोकप्रिय व्यापार है जो कि व्यवसायियों के द्वारा किया जाता है। आइए अगले क्रम पर अब हम लॉगबुक, जिसे हमने आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है, पहले हम इसे भरने का, इसे किस प्रकार भरा जाता है इसे समझें, और उसके पश्चात हम बस की सेवा के संबंध में इसके प्रयोग का अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पर देखें, जो लॉगबुक प्रदर्शित की गई है यह यात्रा दैनिकी है, यानी हर दिन इसमें चाहे वो बस हो या गुड्स व्हीकल हो, उसके द्वारा यह डेली लॉगबुक का भरा जाना अनिवार्य है। इसमें पहले क्रम पर वाहन की संख्या होती है, फिर लाइसेंस नंबर, फिर चालक का नाम, यहाँ तिथि, कौन सी तिथि के लिए यह लॉगबुक भरी जा रही है उसका डेट होता है, गाड़ी के जाने का समय, लौटने का समय। इसके बाद आइए यहाँ देखें, यात्रा संख्या, अगर उसके द्वारा यात्रा एक दिन में ज़्यादा संख्या में की जा रही है, एक बार से ज़्यादा 2 बार की जा रही है, 3 बार की जा रही है, तो इस क्रम में वह 1, 2 इत्यादि का उल्लेख करता है। यात्रा का आरंभिक स्थान, यानी जो ओरिजिन है जहाँ से यात्रा आरंभ हो रही है, उसका उल्लेख यहाँ पर दर्ज किया जाता है। गंतव्य, जहाँ तक यह यात्रा की जा रही है उसका उल्लेख। यहाँ माल, गुड्स व्हीकल में जो माल ले जाया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन होता है इस कॉलम पर, और यदि वो यात्री बस है तो ऐसी स्थिति में कुल संख्या यात्रियों की जो ले जाए गए उसका उल्लेख यहाँ पर हम दर्ज करते हैं। कुल किलोमीटर कितनी यात्रा की गई, मतलब आरंभिक जो बिंदु से जहाँ से यात्रा आरंभ की गई से लेकर गंतव्य तक पूरी यात्रा पूर्ण करने पर कुल कितने किलोमीटर वाहन का परिचालन हुआ, इसका उल्लेख इस कॉलम पर होता है। समय जाने का, बाहर जाने का और वापस अंदर आने का भी समय यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। टिप्पणी, कोई भी महत्वपूर्ण घटना अगर घटी हो, कोई महत्वपूर्ण बात हो जो इन कंडिकाओं से भिन्न हो, तो उसे यहाँ पर दर्ज किया जाता है। नीचे सप्लाईज में देखें, पेट्रोल या डीजल जो कुछ भी सप्लाई वाहन को दी गई है उसका उल्लेख यहाँ किया जाएगा। ऑयल, ग्रीस, जो कुछ भी ल्यूब्रिकेंट्स रखा हो, सप्लाईज जो होती हैं, उसे हम इस 3 कॉलम के अंतर्गत इनका हम उल्लेख दर्ज करते हैं। इसके द्वारा जो टाइम स्पेंड है, इसमें टाइम स्पेंड में ड्राइवर के द्वारा कितना समय दिया गया, कंडक्टर के द्वारा कितना समय दिया गया और क्लीनर के द्वारा कितना समय दिया गया, इसका भी उल्लेख हम लॉगबुक में करते हैं। इसके अलावा आइडियल टाइम, अगर ट्रैफिक डिले हुआ हो,
कहीं ट्रैफिक जाम हो उसके कारण देरी हो गई हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या लदान में कोई देरी हो, मतलब लोडिंग में, अगर लोडिंग के संबंध में कहा जाए कि पैसेंजर्स डालना है तो पैसेंजर के बस में आने में, या अगर यात्री वाहन है, यदि वो माल वाहन है तो माल के लदान में हुई देरी का भी उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो यूनिट ऑफ कॉस्ट है, यूनिट ऑफ कॉस्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस के संबंध में पैसेंजर किलोमीटर यूनिट ऑफ कॉस्ट होती है, जबकि गुड्स व्हीकल के संबंध में टन्स किलोमीटर को यूनिट ऑफ कॉस्ट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आइए अब हम अगले क्रम पर एक व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से पैसेंजर या बस के लिए उनकी यात्रा किलोमीटर, कुल यात्रा जो की गई, तथा पैसेंजर किलोमीटर की गणना तथा कुल पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट की गणना हम इस व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं यह उदाहरण पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। कांकेर ट्रेवल्स के द्वारा दो शहरों के बीच में जो एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं 4 बसें चलाई जाती हैं। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, उन्हें मैं अंडरलाइन करता चल रहा हूँ। यहाँ पर दो शहरों के बीच में जो दूरी है वो है 50 किलोमीटर है, और उनके द्वारा कुल कितनी बसें परिचालित की जा रही हैं? कुल परिचालित बसों की संख्या है 4। माह जनवरी 2020 के निम्न विवरण उनकी पुस्तकों से दिया गया है। देखिए, वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स ऑन डेली बेसिस, इट इज इंपॉर्टेंट, ऑन डेली बेसिस 1,20,000। सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ 50,000। फ्यूल एंड अदर 2 लाख। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 40,000। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस 80,000। डेप्रिसिएशन मंथली मतलब यह फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर है 1,30,000। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 1 लाख। आगे पढ़ें। यात्री जो वास्तव में ले जाए गए वे बैठने की क्षमता के 80% थे, मतलब जो पैसेंजर्स ट्रेवल्स किए वो उसकी कैपेसिटी के 80% थे। सभी चारों बसें माह के समस्त दिन चली। प्रत्येक बस ने प्रतिदिन 1 खेप पूरी की। अवक्षण की गणना स्थिर किस्त पद्धति के आधार पर की जाती है। माह जनवरी 2020 के लिए प्रति यात्री किलोमीटर की गणना करें। आइए हम इस विवरण के आधार पर अपने इसकी गणना करें। गणना हमने अगले क्रम पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, इसे ध्यान दें। जो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम वर्किंग नोट की तरफ ध्यान दें, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर कवर्ड एंड पैसेंजर किलोमीटर का हमने गणना आपके समक्ष प्रस्तुत की है। तो किलोमीटर कवर्ड बाय 1 बस देखें। अब डिस्टेंस ऑफ रूट कितना है? 50 किलोमीटर। और नहीं, फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट जो आरंभिक से बिंदु से लेकर गंतव्य तक की दूरी है 50 किलोमीटर। और रूट होता है जाना और आना मिलाकर, मतलब जितनी दूरी जाएगी बस उतनी दूरी वापस आएगी। तो रूट की दूरी जो होगी वो गंतव्य आरंभिक स्थल से गंतव्य स्थल की डबल, दुगुना होगी। तो ये दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर। किलोमीटर कवर्ड बाय 1 बस इन अ मंथ, यानी एक माह में 30 दिन है, तो 30 दिन के लिए यह 100 किलोमीटर प्रतिदिन चलेगी। हर दिन 1 खेप पूरा कर रही है, तो 100 किलोमीटर के आधार पर 30 दिन में 3,000 किलोमीटर की दूरी पूरी करेगी। किलोमीटर्स कवर्ड इन ए मंथ बाय 4 बसेस, 4 बसें मिलाकर कितनी दूरी पूरी करेगी? ये होगी, एक बस 3,000 किलोमीटर चलती है एक महीने में, तो 4 बसें 3,000 गुणा 4 बराबर 12,000 किलोमीटर चलेंगी। अब यदि हम पैसेंजर किलोमीटर निकालना हो हमें, तो कैपेसिटी ऑफ बस इज़ 40, एक बस में 40 यात्री बैठ सकते हैं। और साथ में यह बताया गया कि बस अपनी क्षमता के 80% पर चलती है। तो 40 बसों को लेकर, 40 यात्रियों को लेकर चलने वाली बस की जो क्षमता है वो 80%, मतलब 32 पैसेंजर्स लेकर चल रही है। तो जब हमें पैसेंजर किलोमीटर निकालना होता है तो हम जो एक्चुअल ट्रैवलिंग डिस्टेंस है जो कि 12,000 किलोमीटर है, इसे हम, या टोटल किलोमीटर 12,000 है, इसे हम एक्चुअल पैसेंजर्स ट्रेवल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 32 इंटू 12,000 बराबर 3,84,000, ये पैसेंजर किलोमीटर हुआ। अब हमें पैसेंजर किलोमीटर की गणना करनी हो तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट जो कॉस्ट शीट होता है, कॉस्ट शीट के रूप में बनाया जाता है। आपके समक्ष हमने इसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है। देखिए, इसमें कुछ प्रमुख इन्फॉर्मेशन होती है। नंबर ऑफ बसेस 4, किलोमीटर्स कवर्ड 12,000 किलोमीटर, ये 12,000 हमने इस गणना के माध्यम से निकाला, जो कि यहाँ देखिए हमने वर्किंग नोट में जो कैलकुलेट किया 12,000 वो यहाँ दर्ज किया। पीरियड है जनवरी 2020 जिसके लिए हम यह गणना कर रहे हैं,
और पैसेंजर किलोमीटर 3,84,000, यह भी हमने इस गणना के माध्यम से कैलकुलेट किया है। अब आगे देखें तो हमने जो पिछले प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई हैं उन सूचनाओं को क्लासिफिकेशन कर जो फिक्स चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है जो कि सेमी वेरिएबल होते हैं, तथा रनिंग चार्ज, इन 3 हिस्सों में बांटा है। इसमें सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ को हम फिक्स चार्जेस के अंतर्गत लेंगे, क्योंकि सैलरी इसका मतलब होता है कि वो मंथली बेसिस पर निर्धारण हुआ है, 50,000 रुपये फिक्स चार्ज में आएगा। टैक्सेज एंड इंश्योरेंस फिक्स्ड होते हैं, 80,000 रुपये। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 1,00,000 रुपये, और डेप्रिशिएशन ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के रूप में 1,30,000 रुपये मंथली डेप्रिशिएशन दिया गया है, इसे भी हमने इसमें शामिल कर लिया। तो टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट हुई वो इन चारों राशियों का योग 3,60,000 रुपये हुआ। इस 3,60,000 को टोटल पैसेंजर किलोमीटर 3,84,000 से डिवाइड कर दिया तो ये पर किलोमीटर 0.94 इस डिवीजन का परिणाम प्राप्त हुआ। अब अगले क्रम पर हम मेंटेनेंस कॉस्ट देखें तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को हम मेंटेनेंस कॉस्ट या सेमी वेरिएबल मानते हैं, दैट इज सिंगल एक ही आइटम है, 40,000 रुपये, इसे हमने स्टेटमेंट में ले लिया। इसे भी पैसेंजर किलोमीटर 3,84,000 से भाग दिया तो ये 0.10 पर किलोमीटर आया। देन रनिंग चार्जेस में जो वेरिएबल होता है इसमें वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर, बिकॉज ये डेली वेजेस बेसिस पर है इसलिए ये रनिंग चार्जेस में आएंगे, वेरिएबल में आएंगे। अगर ये सैलरी होते तो ऊपर फिक्स चार्जेस में आते। फ्यूल एंड अदर्स हैं, ये भी दोनों राशियों को हम यहाँ लाकर जोड़ दिए, 1,20,000 और 2,00,000 जोड़ने से ये टोटल 3,20,000 हुआ। इसे भी हमने पैसेंजर किलोमीटर 3,84,000 से भाग दिया तो ये 0.83 पर किलोमीटर हुआ। कुल लागतों को का निर्धारण करने के लिए हमने टोटल ऑफ ए मतलब टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट 3,60,000, टोटल ऑफ बी दैट इज सेमी वेरिएबल 40,000 एंड टोटल ऑफ सी दैट इज वेरिएबल 3,20,000 को जोड़ा तो कुल लागत आई 7,20,000। इस 7,20,000 को टोटल पैसेंजर किलोमीटर 3,84,000 से डिवाइड किया तो पर पैसेंजर किलोमीटर 1.87 इससे निर्धारित हुआ। यह निर्धारित करने का जो परिवहन व्यवसायी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है कि उसे इस बात की जानकारी होती है कि 1 किलोमीटर बस चलाने से उसे कितनी लागत आ रही है, जो कि 1.87 रुपये उसे वहन करना हो रहा है। तो इसी आधार पर वह विभिन्न दूरियों के लिए अपनी बस पर यात्रियों के लिए किराए का निर्धारण करते हैं। तो मित्रों, यहाँ हमने सड़क परिवहन के लिए यात्री परिवहन का अध्ययन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब अगली प्रस्तुति में हम आपके समक्ष वस्तुगत परिवहन यानी गुड्स व्हीकल के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज के द्वारा किया जाता है उस पर अपना अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को इस संदेश के साथ कि वायरस संक्रमण बचने के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।